एवरीवन, आज हम ISI 2025 लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। तो हम मान लेते हैं कि हमारा डायमेंशन ऑफ V जो है इट इज इक्वल टू सम n एंड हमारा फील्ड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। एंड T इज अ मैपिंग फ्रॉम V टू V विच इज अ डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। तो T एक मैपिंग फ्रॉम V टू V है, इट इज अ डायगोनलाइजेबल लीनियर मैप, ओके। एंड हमको बोला जा रहा है दैट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T एंड एक सबस्पेस W डिफाइन किया गया है विच इज कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा है। कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा है का मतलब हमारा आइगन स्पेस ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा where I is the identity map. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करने को बोल रहे हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस U ऑफ V। हमारा क्लेम क्या है? शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस ऑफ V सच दैट, यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान से देखना, हमको बोला जा रहा है U इंटरसेक्शन W जो है वो जीरो वेक्टर होना चाहिए एंड V का हर एक एलिमेंट को हम सम ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम द सबस्पेसेस U एंड W में एक्सप्रेस कर पाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? V इज द डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W, है ना। तो हमको ये प्रूव करने को बोल रहे हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस U ऑफ V सच दैट दिस वेक्टर स्पेस V कैन बी रिटन एज U डायरेक्ट सम W। W क्या है? इट इज द कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा I, ओके। W क्या है? इट इज द कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा I। सो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट हम डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर का चीजें कुछ रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कि T मैपिंग फ्रॉम V ओवर F टू V ओवर F, दिस इज अ डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर। सपोज दिस इज अ डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहले हम आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू अ लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। अगर मान लो कि लैम्डा मेरा एक आइगन वैल्यू है, तो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ T। इफ दिस इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T, then the eigenspace of this operator T corresponding to this eigenvalue lambda, how is it defined? It is defined to be the kernel of T minus lambda I, okay? It is nothing but the kernel of T minus lambda I, okay? Now here we have a very well known result that अगर एक diagonalizable operator है तो we can express the vector space V in the direct sum of the eigenvalues, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा k, these are the k distinct eigenvalues। इतना अगर k distinct eigenvalues हो रहे हैं तो we can express the vector space V as a direct sum of the eigenspaces of these eigenvalues। ये हमारा रिजल्ट है and this is possible only when the operator T is diagonalizable। तो हमको तो यहाँ पर ऑपरेटर T को diagonalizable मेंशन किया गया है। अभी मान लो कि let this lambda 1 lambda 2 and lambda k, let this lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to this lambda k, let these be the distinct eigenvalues of the operator T। These are the distinct eigenvalues of the operator T। यहाँ पर let lambda be an eigenvalue बोला जा रहा है ना। तो without loss of generality हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला eigenvalue lambda 1 है that is equals to lambda। तो lambda 1 को हम lambda के बराबर हम मान लेते हैं, okay? And what is given? W is the kernel of T minus lambda I, right? W क्या है? It is kernel of T minus lambda I, या हम बोल सकते हैं कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा 1 I। कोई भी आइगन स्पेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मेरा लैम्डा I एक आइगन वैल्यू है, इफ लैम्डा I इज एन आइगन वैल्यू, if this is an eigenvalue of the operator T, then what is this E lambda I? E lambda I is nothing but the kernel of T minus lambda I of I, है ना। तो using the above result हम वेक्टर स्पेस V को कैसे लिख सकते हैं? एज द डायरेक्ट सम ऑफ द आइगन स्पेसेस, है ना। सो E lambda 1 डायरेक्ट सम E lambda 2 डायरेक्ट सम E lambda 3 एंड इट गोज ऑन अप टू E lambda k,
है ना. सो दिस कैन बी रीरिटन एज कर्नल ऑफ t minus lambda 1i, direct sum kernel of t minus lambda 2i, direct sum up to kernel of t minus lambda ki. हम वेक्टर स्पेस V को ऐसे लिख सकते हैं. कर्नल ऑफ t minus lambda 1i क्या है? That is our subspace W, right? So the vector space V is equal to W direct sum kernel of this t minus lambda 2i and it continues up to kernel of this t minus lambda k times of I. अभी हम यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डायरेक्ट सम है उसको हम मान लेते हैं सबस्पेस U. ओके, हम एक सबस्पेस U डिफाइन कर रहे हैं. वो क्या है? कर्नल ऑफ t minus lambda 2i, डायरेक्ट सम कर्नल ऑफ t minus lambda 3i, डायरेक्ट सम अप टू कर्नल ऑफ t minus lambda ki. ओके, हम एक सबस्पेस U को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? V is equal to W direct sum U आ गया है ना. And this is what we had to prove. We had to prove that there exists a subspace U. हम दिखा दिए ना कि U एक सबस्पेस है. Direct sum of subspaces is again a subspace. तो U क्या हो गया? It is a subspace of V, है ना. U is a subspace of the vector space V. And हम ये डायरेक्ट सम हो रहा है तो यहाँ से it is automatically understood that आप कोई भी एलिमेंट लो यहाँ पर it can be expressed as the sum of the subspaces W and U. So we are done with the first part of the question. Hence proved. So what is our required subspace? U is our desired subspace. I think इतना क्लियर है सबको. अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलते हैं. हमको सेकेंड पार्ट में बोला गया है that S is a linear map such that ST is equal to TS. मतलब ये जो S है it commutes with the operator T. हमको प्रूव करना है S of U is the subset of U and S of W जो है it is the subset of W. मतलब हमको जो सबस्पेसेस U और W ये जो दो सबस्पेसेस हैं वो दो S इनवेरिएंट है वो हमको दिखाना है. तो ऑप्शन बी में हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है that S is a linear map such that ST is equal to TS and of course यहाँ पर T एक क्या ऑपरेटर है? It is a diagonalizable operator. T एक diagonalizable operator है. And what is our claim? Our claim is U and W. ये जो दो सबस्पेसेस हैं these are S invariant. These are S invariant का मतलब क्या है? S of U जो है it is the subset of U and S of W जो है it is the subset of W. This is a claim. Okay. तो अभी हम वेक्टर स्पेस V को हम कैसे लिख पा रहे हैं? The vector space V is equal to kernel of this t minus lambda 1i, direct sum kernel of t minus lambda 2i, direct sum and it continues till kernel of t minus lambda k I. ओके, तो मान लो कि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एनी आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर t. तो लेट दिस म्यू बी एनी आइगन वैल्यू. लेट दिस म्यू बी एनी आइगन वैल्यू. दिस इज एन एनी आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर t, ऑफ द ऑपरेटर t. ठीक है. एंड हमको क्या गिवन है? st इक्वल टू ts. इसका मतलब क्या हो गया? st ऑफ दिस x दिस इज इक्वल टू ts ऑफ x एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस V. हम w नोट को मान लेंगे द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू म्यू जो कि है कर्नल ऑफ t माइनस म्यू u. तो अब मेरा क्लेम ये है दैट ये जो सबस्पेस W नॉट है ना, ये जो सबस्पेस है दिस इज S इनवेरिएंट. मेरा क्लेम ये है W नॉट जो है इट इज एन S इनवेरिएंट सबस्पेस. इसका मतलब क्या हो गया? दैट I want to prove that S of W naught, this is the subset of W naught. And what is my W naught? This is kernel of this T minus mu I. Okay? तो यहाँ पर हम मान लेंगे कोई एक वेक्टर X. Let a vector X belongs to W naught. इसका मतलब क्या हो गया? That implies that T minus mu I
of this x, this is equal to 0. That implies that tx is equal to mu x. Okay, ये आ गया. And what do I have to show? That this w naught, ये जो s of this w naught है ना, और this s of x है, this belongs to w naught हमको दिखाना है. s of x belongs to w naught का मतलब I want to prove that this s of x belongs to kernel of this t minus mu I. ये मुझे दिखाना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to compute this value and show this is equal to 0. तो I have to start from here, है ना? So if I compute this t minus mu I of this s of x, इसका क्या मतलब हो गया? This is nothing but t of this s of x minus this mu of this s of x, right? तो अभी t of s of x क्या है? It is equal to s of t of x. This is s of t of x minus this mu times of s of x, right? अभी ये बात ध्यान देना that x belongs to w naught. x belongs to w naught का मतलब t of x क्या है? mu of x के बराबर है. So here we have s of this mu of x minus mu of this s of x, है ना? That is nothing but here it is mu of s of x minus mu of s of x. ये क्या आ गया? ये 0 आ गया ना, है ना? So from here what did we see? That if x belongs to this w naught, which is kernel of t minus mu I, we have s of x. This also belongs to w naught. S of x also belongs to this kernel of t minus mu I. Okay, this is what we have proved now. अब हम इस सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखते हैं. हमको बोल रहे हैं प्रूव दैट दिस s ऑफ u इज द सबसेट ऑफ u एंड s ऑफ w जो है इट इज अ सबसेट ऑफ w. सो सबसे पहले हम s ऑफ w को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो हमारा w क्या था? इट इज कर्नल ऑफ t माइनस लैम्डा i, है ना? तो इफ x बिलोंग्स टू w, that is t minus lambda I of x जो है, if this is equal to 0, हम अभी देखें that s of x also belongs to w. So s of x क्या हो गया? It belongs to w. So from here what did I get? I got that s of w जो है it is a subspace of this w, है ना? तो w is s invariant, ये तो हम प्रूव कर लिए. अभी हमारा सबस्पेस u क्या था? हमारा सबस्पेस u था it is kernel of this t minus lambda 2i, direct sum kernel of this t minus lambda 3i, direct sum up to this kernel of t minus lambda k of i. ये हमारा u था. अभी हम कोई भी एक वेक्टर अगर मान लो u में उठा रहे हैं, तो let this vector a belongs to u. तो हम a को कैसे लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं as a2 plus a3 plus up to कहाँ तक? up to this ak, है ना? एंड यहाँ पर a2 से स्टार्ट करें जस्ट फॉर द ease ऑफ नोटेशन. ओके, तो यहाँ पर क्या है? each this ai belongs to this kernel of t minus lambda I of I. इसका मतलब क्या हो गया? that t of ai is equal to lambda I of ai. यहाँ पर ये ध्यान देना that हमारा ai जो है it is a vector. ओके, it is a vector. अभी हम क्या देखें? that एक वेक्टर x अगर कर्नल ऑफ दिस t माइनस म्यू आई बिलोंग कर रहा है, तो s ऑफ x भी वहीं पर बिलोंग करेगा, राइट? तो इफ ai is belonging here, what do we have? this s of ai, this also belongs to कहाँ पर? this kernel of t minus lambda I times of I. तो अगर हमारा वेक्टर a ये हो गया, तो what is my s of a? s of a, it is nothing but s of a2 plus this s of a3 plus up to this s of ak, है ना? and each for all I varying from 2 से k, what do I have? this s of ai जो है it belongs to the kernel of t minus lambda I times of I. तो ये कहाँ का एलिमेंट हो गया? this belongs to kernel of t minus lambda 2i आ गया. s of a3 कहाँ का एलिमेंट है? that belongs to kernel of t minus lambda 3i, ये आ गया, है ना? अप टू दिस s of ak कहाँ से बिलोंग कर गया? इट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ दिस t माइनस ak टाइम्स ऑफ i.
t minus lambda k times of I. तो s of a कहाँ का एलिमेंट आ गया? Here from this we got that our s of a belongs to this kernel of t minus lambda 2I direct sum and it continues up to kernel of t minus lambda ki. And ये सबस्पेस हमारा क्या है? यही तो है हमारा सबस्पेस U. So what did we prove? If we take an element from U, हमारा S of A भी कहाँ से belong कर गया? It belongs to the subspace U only. So from here we got that S of U is the subset of U. ठीक है? That means हमारा जो subspace U है, this is S invariant. And this is what we had to show. This is what we had to show. So we are done. ठीक है? यहाँ पर हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं that अगर एक ऑपरेटर t डायगोनलाइजेबल है, it can be written as the direct sum of eigenspaces. बस उतने से हमारा पूरा काम यहाँ पर बन गया. Okay? I hope you really enjoyed this solution. आप ऐसे और solutions चाहते हैं तो please let me know in the comment section with the exam year and the question number. Till then, be happy and keep learning. See you in the next video.